हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। कुछ तो हम शुरू करते हैं। एंड सो वेलकम टू लव हील्स कैंसर एंड जेनोंको। मेरा नाम आरोही है, मैं जेनोंको से हूँ। और ये हमारी कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक है, जहाँ पे हम पेशेंट्स, केयर गिवर्स या सर्वाइवर्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस हम हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। ये कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बिकॉज हमें कई लोगों ने आकर यह बताया है कि आफ्टर हियरिंग कि दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनको खुद को इंस्पिरेशन मिली है और उनको ऐसा लगा है कि अगर दूसरे लोगों ने कैंसर को बीट किया है तो वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हम शुरुआत करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट यू। so आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरा नाम वर्षा है। मेरी एज है 66 इयर्स। मैं करीब 36 इयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती रही। उसके बाद 2016 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद से हम कंफर्टेबल थे, तो कुछ नहीं। लास्ट ईयर ही ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हुई थी। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा लास्ट ईयर अप्रैल में ही कैलिफोर्निया से शिफ्ट हुआ है। यहाँ बेंगलोर में ही गूगल में जॉब कर रहा है। छोटा बेटा बॉम्बे में है। बस दोनों बच्चे हैं। मैं मेरे हस्बैंड भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही थे, और हम लोगों ने हैदराबाद से हम दोनों रिटायर हुए। तो आपके क्या इनिशियल सिम्टम्स थे, जो आपको क्या ऐसा इनिशियली फील हुआ कि जिसके बाद आप डॉक्टर के पास गए? इनिशियली मुझे राइट ब्रेस्ट में एक लम्ब थोड़ा सा फील हुआ। तो बहुत छोटा सा था, तो शुरू में तो मैंने उसको यानी जैसे ही एकदम महसूस हुआ तो थोड़ा तो डर बैठा। बट मैंने उसको बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने बिल्कुल उसको पॉजिटिव ये चीज का वो होना चाहिए होगी कि घर में किसी को नहीं था या कुछ। मैंने ऐसा सोच लिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा था कि मुझे हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि कभी छोटी बहुत चोट भी या ये भी, तो मुझे कभी भी उसमें ऐसा नहीं रहा कि तकलीफ की ज्यादा दिन चलने। तो हाँ जी। जब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ज्यादा टाइम हो गया है, 2 वीक 3 वीक हो गए हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा, तब मैंने मेरे हस्बैंड को शेयर किया। अदरवाइज मैंने किसी को शेयर भी नहीं किया ये बात। तो इनसे कहा तो वो बोले कि नहीं, अपन इसको तुरंत मेमोग्राफी करवा लेते हैं, और कुछ ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे कि आप भोपाल में कैंसर केयर हॉस्पिटल है, तो बोले अपन वहां दिखा लेंगे। तो हालांकि जैसे ही उन्होंने वो बात की, तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। मैं रात भर सो नहीं पाई थी इस टेंशन के मारे कि वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हमने पास में ही एक लैब में जा करके मेमोग्राफी करवाई। तो उन्होंने देखा तो वो बोले कि लंप तो है, बट उसमें मैलिग्नेंसी दिख नहीं रही। फिर भी बोले कि आप किसी सर्जन से कंसल्ट कर लीजिए। तो पता नहीं क्यों मैंने इनसे कहा कि मुझे भी नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, और सर्जन के उसमें मैं नहीं जाना। मैं थोड़ा सा एलोपैथी हम लोग अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स के उसमें जाना ही अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं। मैंने कहा कि अपन ये पतंजलि वगैरह में या आयुर्वेद में वो करते हैं, थोड़ा सा कांटेक्ट करके, कि कुछ उन लोग भी कुछ ऐसे थोड़े लंप वगैरह होते हैं, तो उनकी आयुर्वेदिक दवाइयों से जनरली निकल जाता है। तो बस उस समय हमारी थोड़ी-सी गलती हो गई कि हम डायरेक्ट हरिद्वार वगैरह करने के बजाय हमने यहाँ पास में ही हमारे जो था पतंजलि में एक जो वैद्य बैठती है, उनसे लिया। तो उसने हमको कुछ मेडिसिन दी। बोली कि आप ये लो, और गठान है करके वो हो जाएगी, निकल जाएगी आपकी। तो हमने उसने कुछ जो परहेज बताए वो सब हमने सीरियसली बहुत परहेज किए, और ये बात है करीब समझ लीजिए मिड फ़रवरी से लेकर के
और मार्च, हाँ 2 महीने उन्होंने कहा था कि कम से कम लो, तो मैंने अप्रैल तक वो उस मेडिसिन के साथ निकाल दिया। तो आप लास्ट ईयर लास्ट के ईयर, फरवरी के बाद। लास्ट ईयर, हाँ। फिर अप्रैल में अचानक ही क्या हुआ कि उसमें कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा था, और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है छतरपुर में, वो डॉक्टर हैं, तो इनकी ये बोले एक बार उनसे बात करता हूँ, तो उनसे जैसे ही बात हुई तो वो बहुत नाराज हुए। बोले तुम लोग इतने पढ़े लिखे होकर के और ऐसा कैसे करते हो? बोले तुरंत उसकी तुम बायोप्सी करवाओ। तो इन्होंने फिर वो एफएनजीसी जो होती है फाइन की, तो वो हम लोगों ने करवाया, और जैसे ही वो करवाया तो पता चला कि मैलिग्नेंसी है। तो एकदम सब लोग टेंशन में आ गए, फिर क्या करना। उसी टाइम मेरा बेटा आया, तो फिर हमने भोपाल में भी, अच्छा कोविड चल रहा था, हॉस्पिटल्स यानी डॉक्टर्स का ये कहना था कि जहां तक हो सके जितने भी ये हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इनसे दूर रहिए आप लोग। तो हम सोच बिल्कुल इस उसमें नहीं थे कि हम लोग किसी हॉस्पिटल में जा करके एडमिट हो या ज्यादा हॉस्पिटल में कंसल्ट करें। मेरा बेटा कैलिफोर्निया से तब आया ही आया था, इवन यानी उसने घर भी नहीं देखा था, वहां पर अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में ही था वो। तो उससे जैसी बात हुई तो उसको आए को मुश्किल से 10-12 दिन हुए थे, उसने अपने फ्रेंड से ये किया सब, तो बोला कि नहीं यहाँ पे, उसके किसी फ्रेंड ने बताया कि उसकी मदर का भी लास्ट ईयर ही हुआ है, और यहाँ बेंगलोर में मणिपाल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो बोले तुम यहीं से करवाना। तो इमीडिएटली वो बोला कि मैं अरेंजमेंट करता हूँ और आप लोग यहाँ पे। तो फिर हमने भोपाल में ज्यादा कहीं कहीं भी देखा ही नहीं, सीधा हम लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में मणिपाल में कांटेक्ट किया। कुछ हमको ऐसे रिसोर्सेज मिल गए कि जिनसे कि वहाँ के डॉक्टर सोमशेखर जो है, वहाँ सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं इसके, तो उनका वैसे तो अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, मगर हमको कुछ कनेक्शंस के थ्रू उन्होंने कहा वॉक इन में आपका करवा देंगे। तो उन्होंने विद इन ए वीक हमारा उनसे कंसल्टेशन हो गया। जैसे ही उन्होंने वो देखा तो तुरंत वहाँ सारे उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, तो बोले कि नहीं आपके भी काफी अर्ली स्टेज है, शायद अर्ली सेकंड में अर्लीस्ट थी। तो बोलिए बिल्कुल क्योर हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बताओ कब सर्जरी करते हैं। मैंने कहा कल ही कर दीजिए। तो उनको ऐसे बोले कि कल तो अभी टेस्ट वगैरह में एक आध दिन तो लगेगा। बोले ठीक है, शायद 20 से स्टार्ट किया था उन्होंने सारे देखते देखते, और 28 अप्रैल उन्होंने ऑपरेट कर दिया। बस ऑपरेशन के बाद तो फिर वही सर्जरी हो गई ठीक से। अच्छा उस टाइम कोविड इतना ये फैला था कि वो केवल वैसे ही पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे कि जिनको एक दिन में डिस्चार्ज कर सके, हॉस्पिटल में रख नहीं रहे थे पेशेंट्स को। तो नेक्स्ट डे मुझे सर्जरी के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया उन्होंने घर में। घर में एक बहुत बड़ा इशू ये था कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, कोविड का टाइम चल रहा था, हमको हॉस्पिटल से जाना आना, उसका भी जुलाई में ही ड्यू था, 2 महीने बचे थे। पर एक हमारे मन में बहुत बड़ा उत्साह भी था कि घर में, यानी हम लोग को एक्चुअली ये भी मालूम था कि डॉटर आ रही है, उसकी भी एक, हमारे मेरे भी दोनों बेटे हैं, उसका भी पहला बेटा ही था। एक बहुत बड़ा मेरे को जो साइकोलॉजिकल है ये मिला, ये कि वो लड़की को देखना है मुझे घर में एक लड़की देखना है। तो कुछ वो भी एक मोटिवेशन था मेरे, लेकिन मुझे कैसे भी करके ठीक होना हो, तकलीफ ऐसे ज्यादा ना हो कि बच्चों को परेशानी आए, ये लोग टेंशन लें। तो मैंने अपने आप को भी बहुत कंट्रोल उसमें रखा, और इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा ये था कि उन्होंने किसी को भी बोले तुम किसी से चर्चा ही नहीं करना कि ऐसा कुछ तुमको हो रहा है, कोई बीमारी। बोले कोई भी फोन आता है तुम नॉर्मल उसमें अटेंड करो, किसी को नहीं बताना है कि हमको कुछ ऐसा हुआ है। बोले पूरे समय बीमारी की बात करोगे तो तुमको फील होगा कि बीमार। तो इवन मेरी रियल सिस्टर्स, ब्रदर्स, और यहाँ इन लॉज के यहाँ मेरे जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैंने किसी से भी, किसी एक भी पर्सन के, हमारे बच्चों के और इनके अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी कि हमारे घर में ये हो रहा है। हम 4-5 लोगों ने मिल करके और ये डिसाइड करके केवल उसको घर में किया। बच्चों का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, और फिर किसी के भी फोन आते थे मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करती थी उनसे। शुरू में 1-2 दिन सर्जरी के बाद किसी फोन उठाया ही नहीं कि भाई कुछ काम में बिजी थे इसलिए नहीं, और बाकी हमने किसी को शो ही नहीं होने दिया। इवन उसके बाद 28 अप्रैल को सर्जरी हुई थी, और 4 मई को कोविड से मेरी मदर
चली गई जबलपुर में। पर उतना बड़ा शॉक लगने के बावजूद भी उन लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैम, बस जब आपका डिटेक्ट हुआ कैंसर, तो आपका हाँ, और आपके फैमिली मेंबर्स का जैसे क्या रिएक्शन था? ये लोग टेंशन में आ गए थे। बच्चे लोग तो मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है और वो शो नहीं होने देते। हालांकि हस्बैंड को ये था कि कोई भी और ऐसा नहीं था कि वो अपने मन की बात बच्चों से तो शेयर करते नहीं है ये लोग, और जब पार्टनर के साथ नहीं शो कर पा रहे हैं तो वो ये पूरे समय ये भी स्ट्रांग बने रहे। और मैं कोशिश कर रही थी कि इनको ऐसा ना लगे कि मैं वीक हो रही हूँ। मैंने इनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो हमने ये दोनों को ये एक दूसरे को किया, और इन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं कुछ नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं हो जाएगा, तो बस तुम ये है कि तुम इसके बारे में बात नहीं करना, सोचना भी नहीं कुछ कि ऐसा कुछ है। जो डॉक्टर बोल रहे हैं ट्रीटमेंट लेते रहो, बाकी बिल्कुल नहीं सोचना। तो मुझे सर्जरी भी हो गई, उसके बाद भी मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था जिस टाइम पे कीमो के बाद बाल गए। मैं वहां पे डॉक्टर ने पहले ये बोला कि नहीं आपको शायद कीमो ना हो आपकी। हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी, आ रही है आवाज मैम, बताइए। हाँ, तो डॉक्टर ने फिर एक टेस्ट वहां पे कोई करवाया था कि अगर कीमो जरूरी होगी तो ही करवाएंगे, अदरवाइज हो सकता है शायद कीमो भी ना करवाना पड़े। तो वो टेस्ट बेंगलोर में ही होता है, कुछ लैब में जाकर के एक आध वीक में उसकी रिपोर्ट आई थी। काफी कॉस्टली था वो, एक टेस्ट शायद 50-60,000 में हो रहा था केवल। तो इन्होंने कहा कि ठीक है करवा लो, अगर कीमो नहीं हो के लिए बोल देता तो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसमें भी उन्होंने कुछ हल्के से चांसेस कहा कि नहीं, ऐसा सजेस्ट किया कि कीमो करवा लेना बेटर होगा। तो फिर बोले ठीक है करवाते हैं। तो जब बाल गए हैं कीमो के बाद, और मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि कीमो होना, उस दिन मैं बहुत ज्यादा अंदर से हो गई थी। फिर उसके बाद सोच लिया कि ठीक है अब जो है सो है। तो तो मैम, क्या आपने कीमो के और भी कोई साइड इफेक्ट्स आपने फेस किए? हाँ, कुछ एक साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। एक तो फर्स्ट कीमो में मुझे बहुत ज्यादा यानी अनइजीनेस लगना और वीकनेस लगना, और कुछ ऐसा हो रही थी कि मैं बच्चों को बोल रही थी मुझे एडमिट करवा दो फिर से, कुछ बॉटल वगैरह में बहुत ज्यादा ही हो रही हूँ। उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली कहा था कि कीमो के बाद आपको जितना अधिक हो सके आप वॉक करना, और जितना अधिक हो सके पानी पीना। तो वो शायद लिक्विड बहुत ज्यादा लेना, तो वो फर्स्ट उसमें मैं उतना उसको केयर नहीं कर पाई। फिर 2-3 दिन बाद उसके और कुछ एक उसके साइड इफेक्ट्स हुए थे। कुछ यानी क्या कहना चाहिए। वॉमिटिंग वगैरह कुछ? हाँ, वॉमिटिंग वगैरह कुछ? वॉमिटिंग भी होती थी, वॉमिटिंग भी होती थी, अनईजीनेस लगती थी। साइड इफेक्ट्स तो काफी हो रहे, बट ठीक है वो मान करके। तो फर्स्ट कीमो में ज्यादा हुए, सेकंड कीमो में मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो मैं कीमो करवा के आऊंगी, तब भी मैं नीचे वॉक करने जाऊंगी, और मैं अपना ये फिटबिट लेकर के और 10,000 स्टेप्स चलना ही है कैसे भी। मैंने बहुत वॉकिंग किया उसमें, तो उसमें फिर मुझे इतनी तकलीफ नहीं है। इवन बच्चों को लगता था कि अब थर्ड कीमो होगी तो मम्मी और ज्यादा ये हो जाएंगी भी, फोर्थ में तक तो पता नहीं क्या हालत होगी। पर मैंने एक तो बच्चों ने बहुत केयर भी की, इन लोगों ने सब बिल्कुल डेली सूप सूप और ये अपना अनार का जूस, टोमेटो एंड ये बीट रूट गाजर, ये पालक इसका सूप, ये चीजें बिल्कुल डेली खूब दी। दिन भर लिक्विड, उसके अलावा ये हेल्दी डाइट, हल्का खाना, बाहर का कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से तरह से डाइट पे बहुत ज्यादा ये किया हम लोगों ने, डाइट, वॉकिंग एंड पानी। तो उससे मुझे यानी मेरी फोर्थ कीमो भी निकल गई। इन लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी इजीली निकल। 4 कीमो हुई थी मेरी, और उसके बाद 3 सिटिंग रेडिएशन की हुई। फिर अब डॉक्टर 3-3 महीने में बुला रहे हैं। तो कुल मिला करके हमने, जैसा हम यहाँ से भोपाल से जब निकले थे तो हम जिस ढंग से अपने की ये लेकर के गए थे कपड़े कि हमको तो अब हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाएगी ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हार्डली 15-20 डेज थोड़ा ये टेंशन में निकले, उसके बाद धीरे धीरे करके काफी और मैम, इजी वे में। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। काफी इजी वे में उस चीज से ऐसा लगा कि बाहर निकल गए, जैसा लोगों को देखा है तकलीफें और वो सब।
उस हिसाब से सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं काफ़ी कम उसमें निकल गई। तो आपने क्या कोई योगा, मेडिटेशन कुछ और ट्राई किया? योगा मैं पहले भी रेगुलर करती थी। मेरा रेगुलर 1 एंड हाफ ऑवर का योगा मॉर्निंग में होता था, 40 मिनट्स की वॉक होती थी। इवन जब ये डिटेक्ट नहीं हुआ था उसके पहले भी। और बाद में भी मैंने कोशिश की है कि जितना भी मेरे से बनता है, बाद में फिर थोड़ा-सा एक पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वॉकिंग उतनी नहीं हो पा रही थी। तो अभी भी मेरी कोशिश ये रहती है कि 1 आवर योगा तो करती ही रहूँ। जितनी भी जो एक्सरसाइज़ हैं, फिर उन्होंने जो सर्जरी की थी तो उसमें बैक से ही उन्होंने शायद कुछ ये करके सामने उसको ये जो सर्जरी में ये होती है ऑन्कोप्लास्टी, हाँ तो जी। उन्होंने बैक से ही कुछ ये लिया था, तो मुझे राइट साइड में सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो वो भी मैंने अपना ये यही एक्सरसाइज़ वगैरह से उससे करके काफ़ी कर लिया है एडजस्ट। मेरा योगा डेली चलता है और जितना बनता है उतना वॉकिंग करती हूँ। अभी तो थोड़ा-सा वही मैं बता रही हूँ, पैर में प्रॉब्लम हो गई तो अभी वॉकिंग कम है। अदरवाइज़ योगा तो मेरा और सालों-साल से चल रहा है। अभी करीब आई थिंक अबाउट 30 इयर्स से मैं योगा कर रही हूँ। तो आप अपने डाइटरी जो आपने चेंजेस किए, डाइट में जो चेंजेस किए, आप उनके बारे में थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए? डाइट के लिए मुझे ना जैसे डॉक्टर ने कहा था कि आप कोशिश करना कि वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए। वेट हमेशा मेंटेन रखना, जैसा मेरा 56-57 केजी के आस-पास वेट रहता है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप ये वेट तो वेइंग मशीन हमने घर में रख छोड़ी है और मैं एवरी 15 डेज़ अपना वेट लेती रहती हूँ और कि मेरा इससे बढ़ना नहीं चाहिए और डाइट में यही है कि मीठा नहीं खाना, राइस नहीं खाना, शुगर, राइस, घी, ऑयली चीज़ें ज़्यादा यानी थोड़ा बहुत तो बाद में उन्होंने कह दिया था कि आप सब खा सकते हो मगर लिमिट में। तो कभी-कभार लेती हूँ अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कोर्स में भी अपना क्योंकि मैं एक्चुअली बीपी पेशेंट भी हूँ, थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम पहले रही है, पहले से ही रही है। तो मुझे इन चीज़ों में कंट्रोल करना ही पड़ता था। और आपने अपनी इमोशनल और मेंटल वेल-बीइंग का कैसे ध्यान रखा इस पीरियड? इमोशनल तो मैंने आपको ये बताया ना कि एक तो यही लग रहा था कि लोग सबको टेंशन में ना आ जाएँ बच्चे। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं अपने आप को ये करूँगी। हस्बैंड से शेयर कर किया तो हस्बैंड ने तो बहुत ही अधिक मोटिवेट किया बोले नहीं कुछ भी नहीं होगा। तो बस किसी से बात मत करो उस बारे में तुम सोचो ही नहीं, बात ही नहीं करो। ऐसा सोचो ही नहीं कि मेरे को ऐसा कुछ हुआ है। तो उससे फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करके रही। मुझे कुछ ऐसा यानी बहुत ज़्यादा ये नहीं हो पाया। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये सोचा था कि कुल मिलाकर के जॉब भी कर रहे थे हम इतने साल कर लिए थे सब कुछ ऐसा लग रहा था लाइफ में सब तो हो गया। बस अब लाइफ बुरी नहीं होना चाहिए जितना भी हो जो भी है। कुछ लक की बात भी होती है, हो गया तो हो गया, अब जो होना होगा तब देखेंगे। इस टाइप का हाँ, सोच लिया। हाँ जी। तो आप आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी में क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करी? सबसे ज़्यादा हेल्प इसी चीज़ ने की है कि मैंने किसी से उस बारे में बात नहीं की थी। बल्कि फिर बाद में धीरे-धीरे पता चला ही सबको, किसी को डॉक्टर के थ्रू, किसी को कुछ सब जुड़े रहते हैं। बच्चों की भी बातें हुई। जब पता चला उन लोगों को तो सबने यही कहा, "अरे! उस टाइम बताया बताया भी नहीं आपने, बताया भी नहीं।" तो मैंने कहा सिर्फ़ इसीलिए नहीं बताया कि हम बताते तो सब लोग फ़ोन लगाते या तो मैं वही बात करती या घर में लोग मेरी केयर करने के बजाय सबके फ़ोन पे जवाब देते रहते। और हमने कहा कोविड टाइम था, कोविड में सभी लोग इतने टेंशन में थे कि अगर हम अपनी भी एक परेशानी और बता दें तो कुल मिलाकर के टेंशन नहीं होना था, दूर बैठ के कोई कुछ नहीं कर सकता था। हुँ। खासकर उन दिनों तो बिल्कुल सब जगह लॉकडाउन ये वो इवन हम लोगों को कहा जाए तो हम कई बार बोलते हैं कि अपना अच्छा हुआ कि वो कोविड टाइम था, तो वहाँ बैंगलोर जैसी जगह में कितना ट्रैफिक क्या हालत रहती है। तो उस टाइम बिल्कुल सारी रोड्स खाली पड़ रही हैं, हम आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुँचते थे। ये सब तो उस चीज़ को हम उसको पॉज़िटिव उसमें लेते हैं कि चलो होना था तो उस टाइम हुआ तो अपने को ये बेनिफिट मिला उसका। हाँ जी। बस यही है। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी क्या टॉप 3 लर्निंग्स रही हैं इस पूरी जर्नी में? देखिए तब लर्निंग्स तो मेरी यही रही हैं कि एक तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल सोचो नहीं, ऐसा सोचो ही नहीं कि हमको ये हुआ है, बस मान के चलो कि ठीक है, जो है अपने को उससे निपटना है। दूसरी चीज़ डाइट पे बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल रखना चाहिए।
डाइट, टेस्ट, फिर जैसा डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से चलो। एंड थर्ड एक्सरसाइज योगा। ये तो मैं पहले भी करती थी और लग रहा कि वो उस बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट है योगा वगैरह करने से। और आपका दूसरे कैंसर पेशेंट्स और उनके केयरगिवर्स के लिए क्या, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? मेरी एडवाइस तो देखिए यही रहेगी सबको कि न जो भी हुआ है उसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स आप ढूँढ सकते हो देख उसके बारे में ज़्यादा सोचो कि चलो ये हुआ होना था वो तो हो ही गया। पर उसमें ऐसा जैसे कि हमने ये सोच लिया कि चलो कोविड टाइम में हुआ है तो हमको बहुत टाइम हॉस्पिटल में नहीं है, हॉस्पिटल में रश नहीं है, सब फटाफट कब करके आ जाओ घर में। तो उसमें एक यही पॉजिटिविटी दिखी थी तो हम उसी की तरफ देख रहे थे। तो जो भी पॉजिटिव दिखे उसको देखिए। और दूसरी चीज़ अपने विल पावर को तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अपना विल और पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बहुत तो उससे स्ट्रेंथ मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सच बात है तो। और अगर आपको अपनी इस पूरी जर्नी को एक लाइन में सम अप करना हो, तो वो एक लाइन क्या होगी? वो एक लाइन तो बस यही होगी कि मैं क्या बोलूँ एक लाइन? एक जो आपकी मेन, आप एक लाइन में आप अपनी इस पूरी जर्नी को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो यही बोलेंगे कि भाई जो ईश्वर को मंज़ूर था वो हुआ और उसको हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये ठीक है हमें ये होना था इसलिए हुआ। और हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, राइट? हाँ, और क्या। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग आपसे बात करना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ओके, ओके, बाय-बाय। बाय।